नमस्कार गोरखपुर, मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनुराग अपना टीवी से और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना टीवी के एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट में जिसका नाम है फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। दोस्तों, एक बहुत कॉमन सी बीमारी होती है सर दर्द। मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कभी सर दर्द ना हुआ हो। लेकिन ये सर दर्दवा जो है ना कभी कभी बड़ा रूप ले लेता है, मतलब माइग्रेन और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आज जो हमारे स्टूडियो में हमारे डॉक्टर साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए, वो हमारे देश के, हमारे पूर्वांचल के बहुत ही फेमस न्यूरो सर्जन हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और वो हैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी। थैंक यू सो मच अनुराग जी, मुझे प्यार भरा निमंत्रण देने के लिए। मैं हूं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, न्यूरो सर्जन, सेंटर फॉर ब्रेन स्पाइन गोरखपुर से। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आप हमारे इस खास शो में आए। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिखाई देती है और मुझे लगता है कि ये पेशेंट्स भी आपके पास ज़्यादा आते होंगे कि सर दर्द, मतलब वो सर दर्द होता है फिर धीरे धीरे करके वो माइग्रेन का रूप ले लेता है, जैसा आप लोग बताते हैं। तो इसकी शुरुआत और इसके लक्षण क्या हैं कि ये आम सर दर्द है कि माइग्रेन है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हेडेक मे बी ऑफ एनी टाइप। जी बिल्कुल। हेडेक के कम से कम 100 रीजन होते हैं जी। सो वी हैव टू क्लासिफाई हेडेक इन डिफरेंट कैटेगरीज। जी। फर्स्ट एज होती है कि किस एज का पेशेंट आ रहा है। जी। अमूमन हमारे ओपीडी में एक दिन में 10 से 15 पेशेंट आते हैं जो सिर्फ हेडेक लेके आते हैं। जी। सो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट और थोरोली क्लिनिकल इवैल्यूएशन कि पेशेंट किस एज ग्रुप का है, जी, एज क्या है, उसकी प्रोफेशन क्या है, उसका स्क्रीन टाइम कितना है, मेल फीमेल क्या है वो। तो वी हैव टू कैटेगराइज दिस हेडेक इज ऑर्गेनिक हेडेक और नॉन ऑर्गेनिक हेडेक। ऑर्गेनिक हेडेक मीन्स होता है कि कोई वजह है, कोई ट्यूमर है और कोई ब्रेन में पैथोलॉजी, इसकी हेडेक हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं उनको नॉन ऑर्गेनिक हेडेक ही होता है, इसमें कोई वजह नहीं मिलती है। अच्छा। अगर हम एज की बात करें तो जो आजकल जो बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है बच्चों में, मोस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक इज लॉन्ग स्क्रीन टाइम्स। जो बच्चे बहुत सारे समय तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, उसकी वजह से उनके आईज में रिफ्लेक्टिव एरर्स आते हैं। दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक इन चिल्ड्रंस। उसके बाद आप आएंगे थोड़ा सा हार्मोन, फीमेल्स में थोड़ा हार्मोनल फ्लक्चुएशन हेडेक भी होते हैं आफ्टर। और आप आएंगे एडल्ट ग्रुप में तो स्ट्रेस मोस्ट कॉमन, फीमेल्स में स्ट्रेस, या जो औरतें ज़्यादा गांव की औरतें ज़्यादा चूल्हे पे काम करती हैं, या विजन लॉस होता है, क्या उसके बाद एज में आप आएंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक इज स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड हाइपरटेंशन। जी। और आप मेल्स की बात करेंगे तो चाइल्डहुड में तो वही है, बट एज जैसे जैसे बढ़ती है बीपी शुगर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो हेडेक होता है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी हेडेक की रीज़न है, मे बी ऑफ पुरानी कुछ हेड इंजरी हो रखी है, या ब्रेन में कोई गांठ है जो तेजी से बढ़ रही है, और कोई पैथोलॉजीज होती हैं जिससे हेडेक होता है। तो कई सारे केसेस में हेडेक इज द ओनली सिम्टम, बट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट क्या ये हेडेक के पीछे कोई ऐसा कुछ ट्यूमर या कुछ गांठ तो नहीं है जो किसी के ब्रेन में बढ़ती जा रही है। बट वी डोंट वांट टू इग्नोर एनी हेडेक। ऑल हेडेक टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड टू बी इवैल्यूएटेड। बस ये जानना है हमें कि हेडेक क्यों हो रहा है। जी। मैं बताना चाहूँगा कि आपने बोला माइग्रेन, तो सिंगल डिक्टम, all headaches are not migraine and migraine is not headache। बहुत अच्छी बात है सर, यानी कि सर दर्द को हल्के में ना ले, क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो कहीं भी आपको सर दर्द हो रहा है तो मतलब अपने से तो दवा बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो खुद डॉक्टर हो जाते हैं। और साथ में मैं बोलना चाहूंगा हेडेक साथ भी और कुछ सिम्टम देखना होता है। आपको लगता है हेडेक आपको वोमिटिंग हो रही है, खासतौर से वोमिटिंग मॉर्निंग टाइम में हो रही है। और सबसे बड़ा की पॉइंट होता है कि जैसे किसी को हेडेक लंबे समय से हेडेक है, वी आस्क हिम कि आपको जो वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग होने के बाद आपका हेडेक कम होता है या घटता है? अच्छा। अगर किसी बंदे ने बोला नहीं वोमिटिंग के बाद मेरा हेडेक बढ़ता है, मतलब कि मोस्टली साइकोजेनिक है या और कोई वजह है। बट अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि नहीं सर वोमिटिंग होने के बाद मेरा हेडेक सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, मीन्स ये अलार्मिंग है, इट इज डेंजरस साइन। और हेडेक मॉर्निंग टाइम हो रहा है तो ये भी डेंजरस साइन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो टाइप ऑफ हेडेक है, इसमें आपको इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए, सीटी स्कैन हमारा जरूर करना चाहिए। और हेडेक साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इंसान बार बार बेहोश हो रहा है, किसी हाथ पैर में वीकनेस हो रही है, स्पीच में स्लरिंग हो रही है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रही है, ये सब साइंस होते हैं। आफ्टर विद हेडेक वी हैव टू आस्क एंड वी हैव टू इन्वेस्टिगेट कि आपको ये सब सिम्टम होते हैं, आर यू हैविंग दीस सिम्टम्स।
पेशेंट अगर बोलता है नहीं मुझे ये सब सिम्टम भी हैं, तो वो एक तरह डेंजर साइन है, हमें हेडेक को हल्के नहीं लेना चाहिए ऐसे केस में। हमेशा गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, आइदर सीटी स्कैन, एमआरआई, व्हाटएवर प्रेफरेबल। सर ब्रेन ट्यूमर्स पे आते हैं अब। ब्रेन ट्यूमर्स भी मुझे लग रहा है कि इसके भी पेशेंट्स आपके पास ज्यादा इन दिनों पूर्वांचल में और बाकी आ रहे हैं, तो इसको लेकर के मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारे दर्शकों को अवेयर करें सर। पहले तो जब पेशेंट हमारे ओपीडी में आता है किसी भी रीजन से लेके, इधर वीकनेस हो गया है या बेहोश हो गया है, सीजर आ रहे हैं उसको, हमने उसको कुछ इन्वेस्टिगेट किया जी। हमें सीटी स्कैन एमआरआई में दिखा यस दिस पेशेंट हैविंग ब्रेन ट्यूमर। तो पहले तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए कि यस यू हैव ब्रेन ट्यूमर। उसको लगता है नहीं कि कल तो तुम्हें ठीक था, आज मुझे ऐसा क्या हो गया। तो उसकी ये पेशेंट को रियलाइज कराना, नो यू आर इन डेंजर, यू हैव अ डिजीज, ये बहुत बड़ा काम है। उसके बाद होता है कि अगर पेशेंट ने रियलाइज कर ली सो आई एम हैविंग ब्रेन ट्यूमर, उसके पूरी फैमिली, उसके पूरी सोसाइटी में लगता है कि ये फोबिया वजह होता है कि अब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ऐसा नहीं है। अगर ट्यूमर या कोई भी ट्यूमर होता है, पेशेंट टाइम में आ गया है, तो यस वी कैन ट्रीट हिम, वी कैन इन्वेस्टिगेट हिम एंड ही कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ, बट डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ट्यूमर एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, पेशेंट कितने दिनों बाद हमारे पास आया है, इस कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं पेशेंट की लाइफ आगे कैसी होगी। बिलीव मी, अगर कोई बेनाइन ट्यूमर है, मतलब जो नहीं फैलना ट्यूमर जैसे मेनिंजियोमास होते हैं, पेशेंट मैंने कितने ऑपरेट किए, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। यू कांट से कि दिस पर्सन वाज हैविंग ब्रेन ट्यूमर वंस इन अ लाइफ, नाउ ही इज लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। सो टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज की। बट कभी कभी ज़्यादा ग्रुप में कैंसरस ब्रेन ट्यूमर ग्लायोमास होते हैं, उसमें भी एक लिमिट तक हम सफलता पा सकते हैं। एक्सटेंड ऑफ ट्यूमर रिमूवल फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये कंपलसरी है। अच्छा। हालांकि ऐसे पेशेंट जो ब्रेन में जो ग्रेड 4 ग्लायोमास होते हैं, जिसको हम ब्रेन कैंसर बोलते हैं, लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है, बट जो भी लाइफ होती है वो थोड़ी ईजी होती है, वी कैन एक्सटेंड हिज लाइफ। बट जो भी है, आपको अगर आपने कन्फर्म है, डॉक्टर ने आप कन्फर्म कर दिया कि यस यू हैव ब्रेन ट्यूमर, बेनाइन मेलिग्नेंट जो भी है, उसको आप नजरअंदाज न करें, ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करें उसका। सर तो कुछ लक्षण तो जरूर दिखाई देते होंगे ब्रेन ट्यूमर में, जैसे वो मान लीजिए एक मजबूर फिल्म आई थी जैसे अमिताभ बच्चन सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ, तो कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे जो मतलब अलग हो बाकी सर। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, जैसे मैंने बोला वोमिटिंग होती है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा अल्टर्ड हो जाता है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है। अच्छा। कभी कभी किसी एक हाथ पैर में वीकनेस होने लगती है, उसे लगता है पेशेंट कल तो मैं चल रहा था, आज मेरा एक हाथ नहीं उठ रहा है, मेरी विजन दिक्कत हो रही है, या फिर विजन को स्टेडियो फेस टेढ़ा हो गया है। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हेडेक तो कॉमन होता ही है, बट और सारे सिम्टम जो होते हैं, जैसे वीकनेस हो गई, बिहेवियर उसका चेंज हो गया, विजन प्रॉब्लम हो गई, सुनने में दिक्कत होने लगी या सॉलो करने में दिक्कत होने लगी, सब साइन होते हैं, लगता है कि नहीं कुछ लोकलाइजिंग साइन मिल रहे हैं, तो हो सकता है ब्रेन की इस पार्ट में कोई पैथोलॉजी हो। ये सब बेसिकली सिम्टम होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्यूमर है या नहीं है, क्या पैथोलॉजी है। हाँ, कंफर्म होता है, डायग्नोसिस कंफर्म होती है सीटी एमआरआई पर ही। अच्छा। साइज ऑफ ट्यूमर या लोकेशन ऑफ ट्यूमर कंफर्म सीटी एमआरआई पर। बट हमारे जो ओपीडी पेशेंट आते हैं वो दे कम विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, तो वी हैव टू रूल आउट कि नहीं इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है या नहीं करना है। तो एसोसिएटेड सिम्टम जो होते हैं वो हमें वैल्यूएट करना होता है, देखना होता है और क्या सिम्टम इसको आ रहे हैं, इसके अलावा। तो सर क्या मतलब ऑपरेशन के बाद या दवाओं के बाद मरीज, जैसा आपने बोला कि ये लगता ही नहीं कि कभी ये ब्रेन ट्यूमर का, एग्जैक्टली, तो वो ठीक हो जाता है फिर? अगर बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर मींस जो नॉन प्रोग्रेसिव ट्यूमर होते हैं, जो बॉडी में और कहीं नहीं फैलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रेन ट्यूमर सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर मतलब होते हैं कि इसे अगर हम कैटेगराइज करें ब्रेन ट्यूमर को प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन से ही ओरिजिनेट होते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं जो बॉडी में कहीं और होते हैं, जो फैल के ब्रेन में आता है, उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ये एडवांस डिजीज है, इससे पहले देखना होता है ये ट्यूमर कहाँ से आया है। अगर प्राइमरी जो बॉडी में और की पैथोलॉजी है वो कंट्रोल है तो ही ये कंट्रोल हो पाएगी। वो काफ़ी एडवांस डिजीज होती है, उसमें सर्वाइवल हो ज़्यादा नहीं होता है। बट काफ़ी सारे केस में जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जैसे मेनिंजियोमास हो गए और सारे ट्यूमर्स शॉनोमास हो गए, वो काफ़ी तक क्यूरेबल है, दे आर क्यूरेबल एक्चुअली, क्यूरेबल। तो सर क्या कुछ बचाव भी होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग योगा प्राणायाम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर हेल्दी माइंड रखना है तो क्या कुछ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। एक्चुअली होता है क्या ना कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई ये खाओ वो ना खाओ, आपके लिवर को असर अच्छा है, आपके हार्ट के अच्छा है, बट कोई नहीं बोलता कि ये चीज़ हमारे ब्रेन के लिए अच्छी है। तो इट्स टाइम टू थिंक अगेन एंड अगेन कि ये चीज़ हमारे ब्रेन के लिए अच्छी है। आप अक्सर सुनते हैं कि भाई ये मत खाओ वो मत खाओ, लिवर के लिए अच्छा नहीं है, हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, बट क्योंकि इतने केस हम देखते हैं ना ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह के, इट्स टाइम टू थिंक कि नहीं हमारे ब्रेन के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। वन थिंग, हार्ट
हार्ट हेट्स फैट बट ब्रेन लव्स फैट डाइट। क्योंकि हेल्दी ब्रेन के फैट अच्छे होते हैं बट इसेंशियल फैटी एसिड जो अच्छे होते हैं ना ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो डाइट आप अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज डेली करिए, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, एवरीथिंग। कोई भी आपको डिजीज है लाइक हाइपरटेंशन है, शुगर है, सो भी उसको अवॉइड करिए। जस्ट लिव अ हेल्दी लाइफ, बी स्ट्रेस फ्री, अपना रूटीन फॉलो करिए, डेली एक्सरसाइजेस करिए और हेल्दी डाइट लीजिए। कोई भी ऐसी डाइट मत लीजिए जो आपको पता है कि मेरे नुकसानदायक है, वो नहीं लेना चाहिए। हालांकि इससे बचाव कुछ हद तक ही होता है बट जो मिले तो अच्छा है। जी बिल्कुल, तो थोड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल, और डॉक्टर के संपर्क में तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि बाकी चीज़ों के लिए तो लोग डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो बात आपने कही ब्रेन ट्यूमर या ये सारी, जब ऐसा लगता है कि अब मतलब सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, तो फिर बाद में डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव के न्यूरोसर्जन याद आता है। जी ये यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए। पहली बात तो यकीन दिलाना मुश्किल होता है, भाई आपको ब्रेन ट्यूमर है, यू नीड इमीडिएट इंटरवेंशन, इमीडिएट ट्रीटमेंट। चलिए सफलता मिल गई हमें। उसके बाद पेशेंट इतना डीमोरलाइज होता है, लगता है आई एम गॉन, आई एम फिनिश, आई एम गोइंग टू लॉस माई लाइफ, एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू लॉस माई फ्रेंड्स, फैमिली। बट ऐसा नहीं है। सी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर स्टार्ट राइट आफ्टर द डायग्नोसिस। उसी समय स्टार्ट कर देते हैं, आइदर विद मेडिसिन, आइदर विद काउंसलिंग, आइदर विद एनीथिंग। So counseling of patient and family is very essential part. बिल्कुल सर। उससे हमें बताना होता है, no, he had a brain tumor, now he is okay, the disease has finished, now you have to take care of him. No? हाँ ये होता है मेनिंजियोमास में कभी कभी 1-2 साल में फ्रीक्वेंटली हमारे कराते हैं देखने के लिए कहीं दोबारा ट्यूमर तो नहीं बनता है, और ऑल्दो मोस्ट ऑफ केस में नहीं होता है। अगर ट्यूमर पूरा रिमूव हो गया तो बिनाइन ट्यूमर्स में, बट जो कैंसरस ट्यूमर है जैसे ग्लायोमा ग्रेड 3 ग्रेड 4 उसमें हमें तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है, उसका अलग प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का। सर ब्रेन ट्यूमर की बात करें, जैसा भी आपने बोला कि अगर किसी को भगवान न करे ये बीमारी हो जाती है तो वो आदमी तो टूट ही जाता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसमें परिवार का क्या रोल होता है सर? जब कोई पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं, नो ही इज़ हैविंग ब्रेन ट्यूमर एंड ट्रीटमेंट्स टू बी टेकन ऑन हिम, तो वो जो पर्टिकुलर बंदा होता है बड़ा हताश, बड़ा निराश हो जाता है कि भाई अब मैं जो इतना अर्निंग था, मैं आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, मुझे से बीमारी हो गई। अभी कल ही परसों मैंने पेशेंट देखा जी, आई एम गोइंग टू ऑपरेट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो फैमिली एक तरह से टूट जाती है, लगता है कि नहीं फैमिली टूट गई है, अब ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब क्या होगा, कैसे लाइफ चलेगी हमारी। तो उनको एक तरह से भरोसा दिलाना हमारा काम होता है कि भाई आप नहीं है, यू आर इन द गुड हैंड्स, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो फैमिली रोल इसमें ये है कि आप पेशेंट को ढांढस दें, नहीं आप यू आर गोइंग टू बी ओके, ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू करिए। आफ्टर ट्रीटमेंट कुछ चीज़ें, कुछ मेडिसिन होती हैं जो मे बी 2-3 ईयर चलनी होती है, वो आप रेगुलर देना है उनसे। अच्छा। और फैमिली को चाहिए कि पेशेंट को जितना जल्दी हो सके मेन स्ट्रीम में लाएं। उनको ये ना समझे कि नहीं आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, यू आर ऑफ नो यूज, यू आर नथिंग। उसको आप हमेशा याद दिलाते देते रहें। सी अपार्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट देयर इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो फैमिली देती है जी। भाई आप हमारे ओपीडी में 10 मिनट के लिए आओगे, बाकी टाइम तो आप घर पे रहोगे। सो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो फैमिली देती है, फ्रेंड्स देते हैं। आप उनको अपनी डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, जिससे पेशेंट थोड़ा लगे नहीं आई एम ऑल्सो नॉर्मल बीइंग जस्ट लाइक देम। ये काफ़ी आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है फैमिली फ्रेंड, अक्सर मैं पेशेंट को बाहर करके ओपीडी से अंदर फैमिली से बात करता हूँ, इसीलिए कि भाई देखो हमारा काम तो अभी खत्म है, अभी यू हैव टू टेक ओवर। आपको मेडिसिन बराबर देनी है, इनको गुड फील कराना है। आइदर विद आप उनको मूवी ले जाओ, कुछ भी करो, बस उनको नॉर्मल फील कराओ, नहीं यू आर ओके, यू आर लाइक अस, योर डिजीज इज ओवर नाउ, यू आर नॉर्मली बीइंग लाइक अस। बिल्कुल सही बात सर ने कही कि परिवार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये सिर्फ ब्रेन ट्यूमर की बात नहीं है या किसी खास बीमारी की बात नहीं है। मुझे तो लगता है किसी को शुगर हो जाता है या ब्लड प्रेशर हो जाता है तब भी वो इंसान सोचता है कि अब तो जिंदगी का आखिरी दौर चल रहा है, और उस समय परिवार का एक बड़ा रोल होता है कि परिवार किस तरह से उन्हें सहारा दे, किस तरह से उन्हें खुश रखे। सो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, और मैं सर चाहूँगा कि अपने क्लिनिक का आप एड्रेस पूरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरी क्लिनिक जो है मेडिकल रोड पर आम बाजार पे, सेंटर ऑफ ब्रेन स्पाइन नाम से, वहाँ पे मैं रेगुलर सर्विस देता हूँ अपनी। मे बी वर्ल्ड क्लास लैब है हमारे पास, फिजियोथेरेपी यूनिट है, सर्जरी ऑलमोस्ट सारी जो किसी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में सारी यहाँ पे होती हैं, और आई थिंक वी हैव ए काउंसलर ऑल्सो जो कि पेशेंट काउंसलिंग करती हैं, और बच्चों की चाइल्ड थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है हमारे, जो हम कराते हैं।
सो मैं एक बार फिर से डॉक्टर सौरभ को थैंक्स कहना चाहूँगा और आप सभी से कहूँगा कि भगवान ना करे कहीं आपको सर दर्द या ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप डॉक्टर सौरभ से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और आपसे चलते चलते यही कहूँगा कि खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और अगर अभी तक आपने अपना टीवी को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपना है अपना रहेगा।